हाँ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, लिस्यम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमने पहली स्लाइड में हिंदी का चैप्टर भारत से हम क्या सीखे का लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में आप लोग को इस ढंग से पढ़ाएंगे ताकि इसको ढंग से यदि पढ़ लेंगे तो 80% ऑब्जेक्टिव्स आपका आज इस स्लाइड पढ़ने के बाद बनने लगेंगे, ये गारंटी है। और यहाँ तक नहीं, एक बात तो है, 100% यदि हम कहें तो इस स्लाइड के बाद लगभग 90% क्वेश्चन बनने लगेंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और आप लोग जो ये देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट का मतलब बढ़िया समझिएगा, क्योंकि इसको विस्तार में हर पॉइंट को समझाया जाएगा। चलिए तो हम आज शुरुआत करते हैं। ध्यान सुनिएगा। एक चीज बताइए कि भारत क्यों वर्षों वर्षों से गुलाम रहा? क्या कारण था? भारत वर्षों वर्षों से गुलाम था, ऐसा क्या कारण था? इसका एक ही रीजन था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां हमारे विदेशियों ने यहां पे आया केवल एक ही उद्देश्य के लिए, लूटने के लिए। कुछ जो हैं लूटने के उद्देश्य से आए। आज हमारा भारत, मुसलमान, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनबी, सिकंदर, उसके बाद अंत में 200 वर्ष लगभग जो है अंग्रेज ने यहां शासन किया। क्यों? क्योंकि हमारा भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। आज हमारा भारत, यदि हम संस्कृति और सभ्यता की बात करना चाहें, आज हम संस्कृति और सभ्यता की बात करना चाहें तो सब पूरे विश्व को किससे सीखना पड़ेगा? भारत से सीखना पड़ेगा। यह स्पष्ट हमारे मैक्स मुलर ने कहा। संस्कृति, सभ्यता, पहन ओढ़वा, रहन सहन, ये सारे सीखने के लिए हमारा भारत ही सबसे बड़ा प्रयोगशाला है, संग्रहालय है। आज फर्स्ट सर्वविध संपदा, सर्वविध संपदा का मतलब होता है भारत हमारा ऐसा देश है जहां पे सभी विद्यमान है। संपदा का मतलब कि दुनिया कोई ऐसा चीज ही नहीं है, चाहे कोई क्षेत्र चल जाओ, किसी भी क्षेत्र में, जो भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। और प्राकृतिक सौंदर्य का क्या कहना, यहाँ तो लपेरी वंशलर ने कहा कि पूरे विश्व में यदि पृथ्वी पर स्वर्ग की छटा को देखना है तो वह कहाँ जाके देखें? हमारे कौन से, हमारे भारत से जाके देखें। इसलिए आज हमारा भारत प्राकृतिक सुंदरता, झील, झरना, पहाड़, ये सारे चीजें कहाँ विद्यमान है? हमारे भारत में विद्यमान है। इसलिए कहा गया, मैक्सवेल ने कहा, सर्वविध संपदा, सर्वविध संपदा, यानी सभी चीज यहाँ क्या है? विद्यमान है। यहाँ कोई सी चीज है जो यहाँ विद्यमान नहीं है। और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश क्या है? और यह जो है प्राकृतिक सौंदर्य से, यह जो है पूरी तरह से क्या है बताओ, परिपूर्ण है। वह देश हमारा कौन है? भारत है। इसलिए कहा गया भारत क्या है? सर्वविध संपदा। पूछेगा परीक्षा में, बताइए कौन ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है? भारत। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। अब सुनिए ध्यान से, आपको मान लो कि भारत इतनी विशाल देश है, इतनी, यहाँ पे कोई ऐसा चीज, कोई क्षेत्र ही नहीं है जो क्षेत्र का यह जो है महारत हासिल नहीं करता है। आप मान लो तुमको रुचि है भूविज्ञान क्षेत्र में, भूविज्ञान मतलब समझता है, भूविज्ञान में यदि आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, तो पता है, तो आपको इंटरेस्ट है तो कुछ नहीं, यहाँ पे भारत में सब कुछ विद्यमान है। आप क्या कीजिए, निश्चित रूप से आप कहां से कहां तक घूम जाइए। कहां से? हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आपको किससे इंटरेस्ट है, किसमें रुचि रखते हैं? भूविज्ञान में, तो आपको कहां से कहां तक जाना पड़ेगा? हिमालय से। जब हिमालय से श्रीलंका तक आप क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल क्या करेंगे? भू प्रदेश आप क्या करेंगे? घूम लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन पहाड़ कहाँ है, कौन नदी कहाँ है, कौन झरना कहाँ है। यदि आप वनस्पति, अच्छा बताओ वनस्पति मतलब क्या होता है बताओ तो? पेड़ पौधे को जानने वाला विज्ञान। नहीं, वनस्पति जगत में पता है भारत क्या है? वनस्पति का बात करो। आज लक्ष्मण को मालूम है
आज एक पर एक है। आज देखता होगा कि लक्ष्मण को मात्र एक पत्ता से क्या हो गया था, जीवन दान मिला था। आज भी हिमालय की छोटी तराई में जाओगे ना, तो कुछ ऐसे भी आयुर्वेदिक हैं जो कि यदि पैर कटा हुआ तो केवल खाली क्या करेगा, दोनों पैर को लेकर क्या करेगा, खाली उसको कर देगा तो पैर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो कहते हैं यदि आप वनस्पति जगत में जाना चाहते हैं तो पता है रे, भारत बहुत बड़ा फुलवारी है। फुलवारी मतलब समझता है रे, फूलों का बगीचा है। यदि आप वनस्पति जगत में जाना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है। याद रखना, वनस्पति जगत में बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, बहुत वैज्ञानिक हुए, जिनमें एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम है, पूछेगा परीक्षा में, उसका नाम है कौन सी, क्या नाम है बताओ? हाकर्स। कौन? हाकर्स नाम है। सुनो, भारत यदि वनस्पति जगत में यदि किसी लेखक का नाम विद्वान लेखकों में से एक है तो कौन लेखक बताइए? हाकर्स। और वनस्पति जगत का वह क्या है, वो देश जो फुलवारी, बताएंगे कौन ऐसा देश है जो वनस्पति जगत का फुलवारी है? कहाँ है? तो वह है कौन, बताइए। यदि आपको भू विज्ञान में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो कहां से कहां तक जाएंगे आप? हिमालय से कहां तक? श्रीलंका में। यदि वनस्पति जगत में जाना चाहते हैं तो एक है, तो जगत ऐसा बताओ, इसका इसलिए वर्णन किया है जब हम लोग को तो आकर्षित करना है। अरे इतने बड़े विद्वान भी पूरे विश्व में कौन देश की ओर आकर्षित हुए? भारत में। बोला इससे बड़ा फुलवारी कहीं नहीं है। कौन कहा? हाकर्स ने कहा। कौन कहा? तो पूछेंगे वनस्पति जगत का, वनस्पति जगत से संबंध किसका है बताइए? हाकर्स का। आप देखिए ध्यान से, यदि आपकी रुचि किस जंतु में है बताइए, जीव जंतुओं के अध्ययन में है, तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पे बताइए, कहाँ पे? हैकल। हैकल की तरफ अवश्य होगा। किसके तरफ? पूछेगा वनस्पति विज्ञान का बताइए, हाकर्स किस विज्ञान से रिलेटेड थे? वनस्पति से। हैकल जीव जंतु से। फिर बताइए, यदि पूछेगा हाकर्स किस विज्ञान से, और हैकल, आप बताइए नृवंश। आप यही पे मास्टर सब फर्स्ट टीचर फंसता है, पढ़ा देता है, समझ नहीं आता है ये क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नृवंश। नृवंश का मतलब क्या होता है? क्या होता है नृवंश का मतलब? नृवंश का मतलब होता है, नृवंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। किससे? नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से। किससे संबंध है बोलो? नृवंश विद्या का संबंध। यदि आपको मानव विज्ञान का अध्ययन करना है तो क्या भारत जैसा संग्रहालय समझता है क्या? जहाँ म्यूजियम जिसको कहते हैं। अरे जैसे राणा प्रताप सिंह तलवार आज भी क्या है, चार चार आदमी से भी अभी क्या हो रहा है, उसका तलवार क्या होता है, नहीं उड़ता है। तो यदि नृवंश विद्या का अध्ययन करना है तो कौन सा संग्रहालय तुमको जाना पड़ेगा? कैसा संग्रहालय? कोई जगह का नाम? अरे भारत खुद ही क्या है, एक संग्रहालय है। यदि नृवंश विद्या का यानी मानव विज्ञान का अध्ययन करना है तो तुमको कौन सा संग्रहालय जाना पड़ेगा? उस संग्रहालय का नाम ही कौन है? भारत। किसका अध्ययन यदि करना है तो बताओ। आप बताइए, एक चीज आप सुनिए ध्यान से, जब अंग्रेज के अधीन हमारा भारत देश था तो उस समय का याद रखना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हमारा क्या था? बोलो, ईस्ट इंडिया कंपनी के तो हमारा क्या था? भारत। उसका गवर्नर जनरल, याद रखना, गवर्नर जनरल, क्या गवर्नर, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था बोलो? ध्यान सुनिएगा, ध्यान से। भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था बोलो? क्यों बोलो? बहुत आदमी को पुराना सिक्का में इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, हमारे देश में तो बहुत आदमी क्या किया, बहुत आया, लूटा, बहुत आदमी यहाँ शासन किया। और याद ना, पहले का नियम क्या था कि जैसे मान लो मुगल काल में बाबर था तो बाबर अपना पहले सिक्का चलाता था। आज हम लोग जैसा नहीं, 65 टका सब सरकार बजाय पहले अपना सिक्का सब क्या करता था, बाबर अलग चलाया, दिल्ली सल्तनत अलग चलाया, मोहम्मद घोरी अलग चलाया, मोहम्मद सिकंदर महान, हर आदमी। तो सिक्का क्या हुआ बताइए? तो यदि तुमको पुराना सिक्का का यदि तुमको ज्ञान लेना है तो देखो, यहाँ पे सोने का चांदी का भी कोई क्या है बताओ, कमी नहीं है। एक दिन क्या हुआ था कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का कौन, क्या नाम था बताओ? एक दिन वाराणसी जा रहा था। कहाँ? वाराणसी मतलब
बनारस, बनारस जाता, बनारस के पास, अरे लड़का सुनो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है रे, 172 गो सिक्का मिला, अठनी चरनी ना सिक्का जगह ईटा कही चीजे, 172 दारिस, दारिस का मतलब होता है प्राचीन सिक्का। पूछेगा परीक्षा में, दारिस का संबंध किससे? सिक्का से। दारिस का संबंध, फिर बोलो, दारिस का संबंध। तो पता है ये जो भारत का गवर्नर जनरल था, पूछेगा किस भारत का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उसको बनारस के पास, बनारस के पास 100, ये अंग्रेज ऑफिसर हुआ, ये अंग्रेज, कोई कंपनी होता है ना, कोई क्या होता है, जैसे लिथियम शिक्षण संस्थान है ना, तो उसका टीचर का नाम होगा ना, ये कंपनी का ये क्या था बताइए, ये कंपनी का क्या था ऑफिसर, जिसका नाम क्या था बताओ, वारेन हेस्टिंग्स। वो क्या, उस कंपनी का ऑफिसर को क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल। तो वाराणसी के पास उसको कितना दारिस, 172 दास, दारिस का मतलब फिर बोलो प्राचीन, 172 गो प्राचीन सिक्का क्या हुआ बताओ, सोने का सिक्का से भरा। सिक्का नहीं मिला, एक घड़ा मिला था। क्या मिला? एक घड़ा मिला। तुमको मिलेगा तो तुम तो भाग जाएगा, किसको देखो कितना, किसको मिला रे? जो भारत का क्या था, गवर्नर जनरल। किस, कहाँ मिला? कितना पुराना सिक्का मिला? दारिस का संबंध किससे है? अब टीचर सब क्या पढ़ाएगा पता है? 172 दारिस मिला, 172 दारिस मिला। दारिस बच्चा को समझ में आएगा, 172 दारिस नमक सोने का सिक्का मिला। अब अरे लड़का आप कहानी सुनो, इस पर को सब्जेक्ट ही पूछेगा। ये क्या किया, पहले का युग बहुत ईमानदार का था। ये क्या किया, नहीं मेरा ये हमको मिला तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो कमिटी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था, गवर्नर मंडल, डायरेक्टर, निदेशक, कौन? निदेशक मंडल, उसका जो मेन होता था, किसका, कि पूरा भारत किसके अधीन था? ईस्ट इंडिया कंपनी अधीन था। तो उसका जो निदेशक मंडल था, उसका किसका निदेशक जो मेन था, वो ये सोचा कि हमको जो मिला हम वहां पे जाके क्या करेंगे बताओ, जमा कर देंगे। क्या कर देंगे? और सोचा भी, और वहां पे जाके क्या कर दिया, क्यों, क्या सोचकर वो जमा किया? जमा ये किया कि यह जो एक दिन क्या होगा, एक यूनिक चीज क्या होगा, आने वाले पीढ़ी के लिए एक यूनिक चीज बनकर क्या होगा, उभरेगा। यानी वो संग्रहालय में क्या होगा, रखा रहेगा। यह सोचकर वो जमा कर दिया। कौन? किसको जमा किया रे? निदेशक मंडल। किसको? फिर बोलो, ईस्ट इंडिया कंपनी के किसको जमा किया? निदेशक। कितना सोना का, कितना दारिस मिला? 172। फिर बोलो, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को किसके सामने मिला था? कितना दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा एक क्या मिला? उस घड़ा को वह जाकर क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में जमा कर दिया। क्या सोचकर? क्या आने वाले पीढ़ी के लिए या एक क्या बनेगा, प्रमाण के रूप में बनेगा। लेकिन उस चोट्टा ने क्या किया, किसको, कौन? ईस्ट कंपनी के निदेशक, उसको इस धातु को क्या कर दिया, गला के अपना काम क्या किया, मैंने गला दिया। उस मेटल को क्या कर दिया, गला दिया और अपना काम कर लिया। नहीं रे, इससे उसको बहुत दुख हुआ। किसको? लेकिन दुखी होने से क्या होगा, क्योंकि उसके अधीन था। आया समझ में? फिर तो पूछेगा किस गवर्नर जनरल को 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला? आप देखो क्वेश्चन क्या मिलेगा, बोलेगा वारेन हेस्टिंग्स को कितना दारिस सोना का सिक्का मिला। दारिस का संबंध किससे है? आया समझ में? कि बताइए, वाराणसी के पास किस, जब गवर्नर जनरल को 172 दारिस नामक सोना मिला, कितना मिला? 172 दारिस का संबंध। इससे ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है सुनो, ये क्या है बताओ? प्रत्न है ना। आप सुन लीजिए थोड़ा सा मेरी बात। आज सेतु समझता है रे, सेतु का नाम समझता है? हमारा सबसे प्राचीन भाषा क्या है, जिसको देव भाषा कहते हैं, जिसके बिना याद है ना ज्ञान, जिसके ज्ञान के बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता है, वो कौन है बताओ? वो है, क्योंकि उस समय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। कौन? वैदिक सभ्यता।
और उस प्राचीन सभ्यता और प्राचीन भाषा, सबसे पुराना प्राचीन भाषा जिससे हम लोग देवलोक और इसका ये लोक का क्या है कनेक्शन है, वह भाषा कौन है? यदि संस्कृत के ज्ञान नहीं होगा तो जितने वो महान ग्रंथ हुए हैं हम लोग समझ पाएंगे? इसलिए और याद रखना, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ में से एक पूछेगा, यदि दक्षिण भारत कर देगा तो वह कहेंगे तमिल। क्या कहेंगे रे? याद रहेगा तुम लोग को? बोलो, पूछेगा प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। दक्षिण भारत यदि लगा दिया तमिल। आया समझ में? लेकिन सबसे प्राचीन भाषा कौन? संस्कृत। तो संस्कृत क्या है सुनो, अरे संस्कृत पता है क्या जोड़ता है? संस्कृत प्राचीन सभ्यता को आधुनिक सभ्यता से क्या करता है? जोड़ता है। नहीं रे, क्या जोड़ता है? प्राचीन सभ्यता को आधुनिक सभ्यता से क्या करता है? जोड़ता है। अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान सुनिएगा ध्यान से। अब एक चीज बताइए, ये जो शब्द है कौन? बताओ जल्दी बोलो। प्रत्न, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रत्न का मतलब याद रखना, प्राचीन। प्रत्न मानव का अर्थ है, सुनो, प्रत्न का अर्थ है याद रखना, 50 वाली बोलो। प्रत्न मानव का अर्थ है कौन सी? प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ है, पूछेगा प्रत्न मानव का अर्थ है। अब सुनिए ध्यान से, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझाना बड़ा मुश्किल है टीचर के द्वारा। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में, कौन अध्ययन क्षेत्र में? नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। कौन जीवन का? नवजीवन का। पूछेगा किसके क्षेत्र में नवजीवन का नव संचार हो चुका है, तो वह बोलेंगे किसके अध्ययन से। लेकिन आप बोलेगा सर ये क्या है? कौन? नीति कथा क्या है? आप लोग सुनिए ध्यान से, नीति कथा के अध्ययन से। आज हम चाणक्य नीति को जानते हैं ना? कौन नीति को रे? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उस नीति को हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो कर रहा है उसको। तो इसका मतलब राजनीति का ज्ञान भी कौन दिया है? हमारा भारत ने। दूसरा बात, आज अरे इसमें नीति कथा में आता है मुहावरा। हम लोग 10 बात न बोल के अपने समय को एक एक फकरा में उसको क्या करते समझाते हैं। अब हम बोलेंगे नाचे न आवे तो अंगना टेर, अरे नाचे न आवे तो अंगना टेर, तो आप उसको 50 लाइन बदला दे। अब बताओ ये बोले क्या लेना, बोले क्या समझना रे? नाचे ना आवे, उसमें कितना छिपा हुआ बताओ? बहुत सब। तो वो जो शॉर्टकट समय को कम किया है, वो जो मुहावरा है, वह किसका देन है रे बताओ? भारत का है। समझ गए बात? इसीलिए नीति कथाओं, नवजीवन, नवजीवन मतलब समझा? नवजीवन, नए जीवन का संचार किस क्षेत्र के कारण, अध्ययन के क्षेत्र के कारण बताओ? नीति कथाओं के अध्ययन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नवजीवन का संचार किस क्षेत्र अध्ययन के क्षेत्र में हुआ है बताओ? नीति कथा में। अब एक याद रखना, दार्शनिक किसको कहते हैं बाबू बताओ तो? दर्शन किसको कहते हैं? हम लोग पढ़ा देते हैं दर्शन दर्शन दर्शन, क्या कहते हैं? एक मिनट इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। अच्छा एक मिनट इधर आइए। माना कि ये लड़का, माना कि ये लड़का इंडिया का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? इंडिया का। इंडिया का वैसे भी माना कि नहीं होगा, इंडिया का रहने वाला है, इंडिया का है। ये अमेरिका गया। कहाँ? अमेरिका। और ये अमेरिका, हम लोग अमेरिका गया और गए जाने के बाद अच्छाई और बुराई क्या किया, एक किताब में क्या किया? नोट कर लिया। नहीं रे, और उसके बारे में नोट कर लिया, यानी अच्छा भी और बुरा भी। उसी को कहते हैं कौन चीज? उसी को कहते हैं दर्शन। उसी को कहते हैं दर्शन। और जो दर्शन शास्त्र को पढ़ता है उसी को कहते हैं कुछ दार्शनिक। आया समझ में? चलिए अब देखो ध्यान से, ये बहुत ही पुराना दार्शनिक थे। कौन? अरे प्लेटो। अरे लड़का बहुत इंपॉर्टेंट है। महान और प्राचीन क्या था? जो कहाँ के रहने वाले थे बताओ? यूनान के। पूछेगा प्लेटो कहाँ के दार्शनिक थे? एकदम ये प्लेटो कहाँ के? प्लेटो कहाँ के? यूनान का। अब बताइए, पूछेगा सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से कौन सा देश है बताओ? कौन सा देश परिपूर्ण है? बताइए, यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, कौन विज्ञान में, तो कहां से कहां तक यात्रा करना पड़ेगा? इधर मत देखो। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखना चाहते हैं तो कहां से कहां तक? हिमालय से श्रीलंका। अब यदि बताइए, यदि आप वनस्पति जगत में जाना चाहते तो कैसा लेखक, कौन सा लेखक? आकर्ष जैसे को भी क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। कौन? भारत क्या है रे? फुलवारी है। नहीं रे, यदि आपकी रुचि किस जगत में है बताओ? तो किसका बात करेंगे?
हेकल नृवंश विद्या का संबंध, यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता क्या पड़ेगा रे, संग्रहालय जाना पड़ेगा। जब अच्छा बताइए, जब भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जो जिसको वाराणसी पास 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था? आया समझ में? कहानी जो पता है तो क्वेश्चन आंसर में काम आएगा। क्या कहानी है वो, किसको रिटर्न किया बताइए? निदेशक मंडल को। मंडल को क्या सोचकर, एक दिन आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बनेगा, एक दर्शन बनेगा, यूनिक बनेगा। नहीं रे, लोग देखेंगे, लेकिन क्या क्या उसने मेटल को क्या कर दिया, पिघला का अपना काम कर लिया। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में ही भारत के कारण क्या हुआ बताइए? आप क्वेश्चन इसे पूछ देगा, नवजीवन का संचार किस कथाओं के अध्ययन से, किसके अध्ययन से? अब बताइए, पूछेगा प्लेटो कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के दार्शनिक थे। क्या कोई दिक्कत है? पूछ फिर से बात सुनो, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से कौन सा परिपूर्ण देश है? बताइए, भू विज्ञान में यदि रुचि रखते हैं तो क्या करेंगे बताइए, कहां से कहां तक दौरा करेंगे? यदि आप वनस्पति जगत में जानना चाहते हैं तो कहां पे क्या करेंगे? तो भारत क्या है, एक जो किसको अपनी ओर भी आकर्षित कर लिया है, आकर्षित। यदि आपकी रुचि जीव जंतु का अध्ययन में है, हेकल की तरफ अवश्य होगा। यदि आप नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से, यदि आप नृवंश विद्या में रुचि रखते हैं तो कहां करना पड़ेगा? भारत एक जीता जागता क्या है बताओ? संग्रहालय मतलब म्यूजियम, उसी पे जाके क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए, क्योंकि इसका संबंध किससे है? मानव से। बताइए, जब बताओ भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कितना दारिस नमक सोना का सिक्का मिला था? 172। किसके पास? बताइए, प्रत्न का मानव का अर्थ क्या है? यदि नवजीवन का संचार किसके क्षेत्र में हुआ है? प्लेटो क्या थे? आप लोगों को कोई समस्या? आप लोगों को कोई समस्या? यदि कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट। तो हम फिर से क्या करेंगे, आप लोग को थर्ड स्लाइड में एक बार फिर से क्या करेंगे, लेकिन हम तो आशा करते हैं जितना तोड़ के हमने बताया है समस्याएं नहीं होगी। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ने के बाद और ऑब्जेक्टिव बुक से बनाना है। हम गारंटी देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव और थर्ड स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 80% ऑब्जेक्टिव बनेंगे और बोर्ड में इसी से लगभग 90% क्वेश्चन बनेंगे, ये 2 स्लाइड से। धन्यवाद।